स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का केवीएल लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर रविंदर सर। तो हम लोग अभी यहां पर एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था पहले शिफ्ट में 21/2/2025 को, तो इस शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके का और जीएस का, उस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जो कि आपके आने वाले जो एग्जाम है 2026 या उसके बाद, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग इस क्लास में एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना भी मालूम हो तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आपका जो एग्जाम हुआ था उस पहले शिफ्ट में। तो इसमें पूछा है, इसमें मिलाने का है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें जो जो पहले आपको पता है उसको मिलान कर लीजिए, फिर हम लोग जो है उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिट्रिक अम्ल के बारे में पता होता है, इन जनरल सबको पता होता है जो भी थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं, कि नींबू, मौसमी, इस संतरे, जो जो खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज और पता होता है सभी को नमक के बारे में। तो ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये तो पता होता है। उसके बाद देखिए, अगर ए का 3 हम लोग देखें तो ए का 3 हम लोगों को कहाँ कहाँ मिल रहा है, इस ऑप्शन में मिल रहा है, 2 में और 3 में। यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था टाइप करने में। तो ये ऑप्शन देखिए, ए का 3 ये हो रहा है और इस ऑप्शन में है, तो ये 2 और 3 में है। इसको हटा दीजिए, ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। अब हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर नमक है, नमक NaCl ये पता है, तो C का 2 हो जाएगा। C का 2 कहाँ पर है, C का 2 यहाँ पर है, C का 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन होगा। देखिए, 2 को भी मिला लिए तो भी ये ऑप्शन सही आ गया। ठीक है, इस तरह से भी एलिमिनेशन मेथड लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। अगर विरंजक चूर्ण का ये पता है केमिकल फॉर्मूला, तो ठीक है। ये जो बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, ठीक है। तो अगर इसका पता है नेचर तो ठीक है, नहीं भी पता है तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर ना भी पता हो तो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछ रहा है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में पूछ रहा है कि अगस्त 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय करंट अफेयर्स में ये चर्चा में था, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें उस समय के हिसाब से ये संजीव रैना इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन एक एडिशनल जानकारी आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ITBP का जो गठन हुआ था, गठन की अगर बात करें तो ये 1962 में हुआ था। और आप लोगों को पता होगा कि 1962 में ही क्या हो रहा था, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। जो ये चाइनीज इनकर्जन, जो चीन के सेना के द्वारा जो लगातार सीमाओं पर घुसपैठ किया जाता था, तो सीमा की सुरक्षा के लिए जो है ITBP का गठन किया गया था 1962 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा इस तौर पर भी। और एक एडिशनल जानकारी आप लोगों को और बता दूं कि ये जो ITBP के जो अतिरिक्त महानिदेशक ADG है, इसके रूप में जो है संजीव रैना ऐसा दूसरा व्यक्ति है जो कि IPS नहीं है। इन जनरल जो है IPS जो होते हैं, जो सीनियर मोस्ट IPS होते हैं, उन्हीं को इस तरह की जिम्मेवारी ITBP में मिलता है। लेकिन ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको कि
ये जिम्मेवारी मिला है, ये जो है आईटीबीपी के ही अधिकारी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, गठन को याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगने वाले समय में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों यानी कि डोमिनियंस में हुआ था? ये मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कीजिए तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा। तो 3 जून का जो माउंटबेटन का जो प्लान था कि जो भारत उस समय जो था उसको बांट करके 2 डोमिनियन बनाना है, तो भारत का विभाजन के बारे में वो प्लान था। उसके बाद ये 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। उसमें प्रावधान था कि भारत को 2 डोमिनियन में बांट दिया जाएगा। एक डोमिनियन होगा भारत डोमिनियन, और एक एक और होगा क्या, जिससे हम लोगों का 36 का आंकड़ा रहता है, पाकिस्तान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 डोमिनियन में बांटने की जो है ये था, प्रावधान था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि संसद की संयुक्त के बैठक बोला कि डैश के विनियमों के धारा द्वारा संचालित होती है। यानी कि देखो, ये आपका संसद हो गया, ये आपका संसद है। ठीक है, यहाँ पे संसद हो गया आपका। संसद के 2 हाउस होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक क्या होता है, राज्यसभा होता है, राज्यसभा, और एक होता है आपका क्या, लोकसभा। ये जो सदन होता है ना, जो हाउस होता है, दोनों सदन का अपना अपना जो है नियम है, उसके हिसाब से ये सदन चलता है। उसका इसको बोलते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल। ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, दोनों सदन का अपना अपना उसके हिसाब से सदन की कार्यवाही होता है। ठीक, तो एक चीज जो आप लोगों को याद रखना है कि अगर संसद की संयुक्त बैठक अगर होता है, और ये होता है संविधान की जो आर्टिकल है, आर्टिकल 108 के में ये प्रावधान किया गया है। अब ये एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, वह होता है जो जनरल बिल होते हैं, जो साधारण विधेयक होते हैं ना, साधारण विधेयक के केस में इस तरह के प्रावधान किया गया है। अगर मनी बिल है तो उसमें नहीं होगा, और ना ही संविधान संशोधन बिल में इस तरह के प्रावधान किया गया है। तो ये एडिशनल जानकारी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ये जो बैठक होता है, इस बैठक की जो नियम होती है, वह लोकसभा का जो बिजनेस ऑफ कंडक्ट रूल है, उसके द्वारा, यह इनके विनियमों के द्वारा ये संचालित होता है। और एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर ये बैठक होता है तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो आप लोग इस सीक्वेंस में याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष, अगर ये ना हो तो कौन करेगा, फिर उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर ये भी ना हो तो कौन हो जाएगा, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं आप। और आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो इसलिए वह इसकी अध्यक्षता नहीं करते। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता हो गया होगा। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल्स में भी जान लिए कि इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आसानी से आप लोग आंसर कर पाइएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों को 20 क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, फिर इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे भी। ठीक है। वो ये करंट अफेयर्स का फिर क्वेश्चन है कि 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 69। और ये क्यों पूछा है, तो एक चीज आप लोग को देखिएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था 2020 में, तो उसमें भी प्रथम स्थान हासिल किया था, और इस ये तीसरे वाले में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। तो इस बार जो है स्थान न पूछ करके कितना मेडल जीता इसके बारे में पूछ लिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पेरी फेरी को भी पढ़ते जाइएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर 69 यानी कि 69 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पूछ रहा है कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का ये क्वेश्चन है कि चेक की स्थिति जांचने के लिए चेक पर निम्नलिखित में से किस नंबर को नोट किया जाना चाहिए। तो ये भी एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन को हम लोग जो है याद करके ही सॉल्व कर सकते हैं इसमें। हाँ, वैसे अगर कुछ ऑप्शन को हम लोग हटा दे, प्रयास करें कि एलिमिनेट करने का, तो इससे भी आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जो इसका जो सही आंसर होगा उससे पहले बता दूं कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, इसके द्वारा यह स्थिति नहीं जांची जा सकती है, ना ही ये जो इसका जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नंबर के द्वारा, और चेक पर अंतिम संख्या के द्वारा। ये इसका होता है चेक नंबर, और 6 डिजिट का ये चेक नंबर होता है, इसके द्वारा स्थिति को जांचा जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण मुआ इचलिंकर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े थे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोग ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। तो ये जो थे बालकृष्ण इचलंकर, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसके ख्याल से ली, भारतीय जो आपका शास्त्रीय संगीत है उसके ख्याल शैली से ये जुड़े हुए थे। और ये जो थे ये ग्वालियर घराने से जुड़े थे, ग्वालियर घराने के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि डैश के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुकसम करते हैं, कहाँ के लोग, ये पूछ रहा है। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये करंट अफेयर्स में भी हो सकता रहा हो उस समय में, इसलिए भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग आंसर देख लिए होंगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी लोग हैं, किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुकसान करते हैं। ठीक है, वहाँ के ये निवासी है, हिमाचल प्रदेश की किन्नौरी लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा काम का अधिकार की गारंटी देता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे कि काम का अधिकार, इसमें से एक अधिनियम है जो कि काम का अधिकार देता है। तो वो कौन है, कौन सा अधिनियम है, वह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, मनरेगा, ये इसी में जो है 100 दिन का जो है, प्रत्येक परिवार को 100 दिन का, 100 दिन का जो है रोजगार की गारंटी दिया गया है। और ये कब लागू हुआ था, तो ये मनरेगा 2005 में लागू हुआ था। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ था। ये 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। और किस टाइप का रोजगार की गारंटी देता है, तो अकुशल, अकुशल, ठीक है, अकुशल, इस तरह की ये रोजगार की गारंटी लेता है। तो इस इतने पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है
कि 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश की औसत जनसंख्या सर्वाधिक युवा थी। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसमें इस तरह के आकलन प्रस्तुत किए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो आप लोग अगर देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो एक चीज मैं बता दूं कि भारत की अगर बात करें तो भारत का जो 2023 में था वो लगभग 28 साल एवरेज जो है उम्र था भारत की, 28 वर्ष, लगभग 28 वर्ष था। अगर इसमें बात किया जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का 20 के आसपास था, 20 वर्ष। ठीक है। नेपाल का, माफ कीजिएगा, नेपाल का 24 वर्ष के आसपास था, 24 वर्ष के आसपास था नेपाल का। उसके बाद बांग्लादेश का था जो है 27 के आसपास। ठीक है, 27 के आसपास था बांग्लादेश का। और पाकिस्तान का अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का लगभग 20 के आसपास था, और नेपाल का 24 बता ही दिए, पाकिस्तान का 20, बांग्लादेश का, और श्रीलंका का था लगभग जो 32 बताए हैं ना, और भारत का था 28। तो इस हिसाब से हमारे जो 36 के आंकड़े रखने वाले पड़ोसी हैं, उसकी ये जो है युवा जनसंख्या सर्वाधिक युवा थी उस देश की। किसकी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पाकिस्तान, जिसका लगभग 20 वर्ष 2023 में ये था। ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के संविधान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है। और पहले जो जिस समय में संविधान लागू हुआ तो उस समय में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो मौलिक अधिकार था, संपत्तिक अधिकार, इसको यहाँ से हटा दिया गया। पहले ये जिस समय संविधान लागू हुआ था 19(1)(f) में ये था, संविधान की जो आर्टिकल इसमें था। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(f) में था। अब इसको इस ये संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया। अब ये 300(a) में कर दिया गया, 300(a). अब ये क्या है? तो ये एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार आ गया है, कानूनी अधिकार। ठीक है, बस एक अब कानूनी या संवैधानिक अधिकार आ गया। तो शिक्षा का अधिकार 21(a) ये तो है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। निजता का अधिकार आपको लोगों को पता होगा, ये जो है 2017 में निजता का अधिकार दिया गया था। तो ये अब आर्टिकल 21 के तहत ये भी क्या है, एक जो है मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2017 में इसे भी मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और पूछ रहा है किस राज्य से ये संबंधित थे। तो करंट अफेयर्स उस हिसाब, अगर उस टाइम अगर आप लोग देखिएगा सीए का क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। अपने क्षेत्र में, अपने ये कला में काफी निपुण थे, जिसके वजह से भारत सरकार ने इसे जो है पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया। इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक, तो ये से कहा छत्तीसगढ़ के रहने वाले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है। इसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी
का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। तो काफ़ी अभी न्यूज़ में ये सब चीज़ें रहती है, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि जो महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है। तो ये हो गया आपका जल, समुद्र का जल, और जो वातावरण में जो CO2 है ना, उसको क्या करता है, वो जल ऑब्जर्व कर लेता है। अब CO2 का मात्रा तो जानते हैं कि बढ़ते जा रहा है दिनों दिन। तो जो CO2 का जो मात्रा बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3, H2CO3 ये बना लेता है। ये क्या है, आपका कार्बोनिक एसिड है। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड है। ये क्या होता है, कमजोर एसिड होता है। ये क्या होता है, कमजोर एसिड होता है, कमजोर अम्ल होता है। अब ये पानी में फिर से जो प्रक्रिया करके, प्रतिक्रिया करके, माफ कीजिएगा, प्रतिक्रिया करके ये तो क्या होता है, टूट जाता है। H2 जो होता है, ये H2CO3 ये पानी में टूट जाता है और H+ ये रिलीज करता है। इसके वजह से अगर ये वैल्यू बढ़ता है, तो आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि pH का मान क्या होता है, ये कम होता है। और pH का मान कम होगा तो ऑब्वियसली है कि ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है, ठीक है, कि इस तरह से जो है ये प्रक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन को देखते हैं, क्या होता है कि महासागर की अम्लता का उदासीकरण होता है, ये नहीं होगा। ये अगर इस चीज को देखिएगा तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का इससे कोई रिलेशन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक के कारण pH में कमी होती है, यही चीज यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया हूँ। महासागर की क्षारीयता में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन काफी उस समय में न्यूज में था, चर्चा में था। क्यों, क्योंकि 40 वर्ष के बाद ये आयोजन भारत में हो रहा था। कहाँ पे, भारत में हो रहा था 40 साल के बाद, और ये दूसरी बार हो रहा था। कब, दूसरी बार। इसीलिए यह काफी चर्चा में था, न्यूज में था, दूसरी बार। अब कहाँ हुआ था इसका आयोजन, तो ये हुआ था आपका मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। जियो कन्वेंशन सेंटर में ये हुआ था, कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, शिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो शिग्मो उत्सव काफी महत्वपूर्ण उत्सव है। वह जो ये जो उत्सव है ना, शिग्मो उत्सव, जैसे हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में खास करके जो उत्तरी भारत में होली को मनाते हैं, होली मनाते हैं, खूब धूमधाम से मनाते हैं, धूम धड़ाका के साथ। उस दिन क्या क्या होता है सबको पता है। तो इसी तरह का जो ये शिग्मो महोत्सव है, कुछ मिलता जुलता है, वो गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। गोवा में इस उत्सव को मनाया जाता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जीके में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इस तरह का पर्व, त्योहार, नृत्य, ये सब फेमस है, ठीक। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा जीके के क्वेश्चन से। हालांकि हम लोग इस जब क्वेश्चन यहाँ पर इस क्लास में क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब चीज भी देखेंगे, ठीक। अभी के लिए बस इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि 1961 से 1966 के दौरान, ये दौरान होगा, किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। भाई देखो, ये क्वेश्चन पूछने वाले, अब बुक, हम लोग तो बुक से जो है ये क्वेश्चन लिया है PYQ। अब बुक वाले ये अपना तरफ से जोड़ा है कि पूछने वाले ही ऐसे पूछा था। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा तो हम लोग एक चीज पाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। क्वेश्चन में ही देखो, एक तो टाइम फ्रेम दे दिया गया 1961 से 1966, ये तीसरी योजना की अवधि थी 1961 से 1966। अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन में देखिए तो देखिए 1965 यहाँ पे दिया हुआ है,
1961, 1966 की उसमें 1965 आ रहा है। ऐसे भी अगर इस तरह से ऑप्शन दिया गया होगा तो आप क्वेश्चन सेट करने वाले के माइंड में क्या चल रहा होगा वो तो वो जाने। अगर बुक से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया है, अगर उसने मिस प्रिंट किया है तो फिर वो जाने। तो अगर इस तरह से सही में क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ये क्वेश्चन हलवा था, आसानी से कोई भी आंसर कर देता उस समय, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में ये पड़ता 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था इसके बीच में। अंतरिक्ष अनुसंधान पर अत्यधिक ध्यान, ये तो आप लोगों को पता होगा कि 1969 के बाद जब इसरो का गठन हुआ तब जाकर के इस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाने लगा। तो ये नहीं होगा। प्रमुख उद्योगों का निजीकरण, अब प्रमुख उद्योगों का निजीकरण आपको पता होगा कि ये 1991 में एलपीजी जब शुरू हुआ था उसके बाद से ये निजीकरण का जो है प्रारंभ हुआ बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। शहरी विकास पर अधिक जोर, इस ये तो नहीं हो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कितना हलवा क्वेश्चन था। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज जो स्टूडेंट किया होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। ये आंसर इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलिसाई सुंदरराजन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से पहले निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल थी? तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है और करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन काफी उस समय में न्यूज में रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पुडुचेरी का जो है उपराज्यपाल थी। साथ ही साथ ये तेलंगाना तेलंगाना का राज्यपाल भी थी। सर दूसरी राज्यपाल भी थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और लद्दाख नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसीलिए इसमें ज्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके प्रपेक्ष पथ, ये ट्रेजेक्ट्री जो पथ होता है उसके उच्चतम बिंदु पे इसकी क्या डैश, मतलब डैश पूछ रहा है क्या होगी। तो देखो कोई वस्तु का अगर आप लोग यहाँ से चलो उड़ाते हो ऊपर, वैसे फेंकते हो, एक समय पर ये क्या होगा, अपने मैक्सिमम हाइट पे जाता है, फिर वहां से क्या होता है, ये गिरना शुरू हो जाता है। तो रोशन बताइए, तो इसका जो जब अगर हम लोग ये कोई वस्तु फेंकते हैं तो इसमें कौन कौन सा एनर्जी होता है? एक तो काइनेटिक एनर्जी होता है, के होता है। ठीक है, और एक क्या होता है बताइए? पढ़े हैं फिजिक्स? हाँ, नहीं पढ़े हैं? एक गतिज ऊर्जा होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv², यही होता है ना। और ये क्या होता है? पी होता है। ये क्या होता है? mgh होता है क्या? ये होता है, हैं? तो देखिए, और आप लोग को पता होगा कि जो एनर्जी जो होता है ना, ये कंजर्वेशन के थ्योरी पर बेस होता है कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना उसको क्या खत्म किया जा सकता है। तो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको शुरुआत में देखिएगा कि वेलोसिटी अधिकतम होता है। अगर वेलोसिटी अधिकतम होता है तो आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, आपका जो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गतिज गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, ये क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर अधिकतम है तो ये आपका अधिकतम होगा कहाँ पे, शुरुआत में। यहाँ पर जाते जाते क्या होगा कि आपका वेलोसिटी क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है। अगर जीरो ई का मान ऐसे रखिए, =1/2 mv², अगर v का मान यहाँ पर जीरो हो जाता है तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर आते आते आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है। अब ये ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों अधिकतम होगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो इस ऐसे अगर देखिएगा तो ये कट जाता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा तो बता दिए कि अधिकतम क्या है, तो जीरो हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगा।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों शून्य होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किस में, गतिज ऊर्जा होगा, वो क्या स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। स्थितिज ऊर्जा देखिए, ये स्थिति के हाइट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एच पे डिपेंड करता है। यहाँ एच क्या है, एच का मान 0 होगा या वो थोड़ा सा कुछ होगा। अगर ये हाइट यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अगर एच का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा है ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत के तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए थे। अब देखिए, इसको अगर आप लोग देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप पहली शताब्दी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपको। चलिए, ये पूछ रहा है कि पहली शताब्दी, पहले एक बार इसको मिटाने दीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए थे। अगर हम लोग भारत में जो बाहरी आने वाले की अगर ये टाइम फ्रेम देखें कि कौन किस टाइम में आया था, तो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है कि ये इंडो यूनानी जो इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक ये सबसे पहले आए थे, ये सबसे पहले आए थे। कब, लगभग ये 180 ये बीसी में माना जाता है कि 180 ईसा पूर्व के आसपास ये आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद शक आए, ये आए शक, लगभग ये 90 ईसा पूर्व के पूर्व जो है 90 बीसी के आसपास इसको माना जाता है, इसका टाइम अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत ये चेंज अब देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो पार्थियन आए, पार्थियन आए, पार्थियन का जो समय है वो 50 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है बीसी के। उसके बाद ये आप देखिएगा तो ये कुषाण होता है, जो कि पहली शताब्दी के आसपास में ये उत्तर पश्चिम भारत में आकर के बस गए थे तक्षशिला के आसपास में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों का आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपका जो 20वां क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था। तो आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर इस क्वेश्चन का क्लू जानते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक में इसमें एक कीवर्ड दिया गया है आपातकाल, ये आप आपातकाल लिख दिया है टाइप करने वाले ने, लेकिन आप लोग इसको आपातकाल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपातकाल 25 जून को लगा था, आप लोगों को पता होगा इस समय में लगा था। अगर हम लोग इस योजना की बात किया करें तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये क्लू दिया हुआ था कि जो तीसरा योजना था वह कब से कब के बीच लागू हुआ था, ये 1961 से लेकर के 1966 के बीच में लागू हुआ था। उसके बाद 1966 से लेकर के 1969 तक जो है योजना अवकाश था, योजना इसको बोलते हैं योजना अवकाश। क्यों ये योजना अवकाश था, क्योंकि भारत, आप लोग को अभी बताए हुए थे कि 1962 और 1965 में 2 युद्ध लड़ चुके थे, तो इस समय सरकार का जो तिजोरी था बिल्कुल खाली हो चुका था। तो इस समय 1966 में जो है पंचवर्षीय योजना को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और उस समय में जो है ना योजना अवकाश लाया गया, 3 साल का 3 साल के लिए 1 साल का जो है योजना लाया गया। ठीक है, और अगर हम लोग चौथी योजना की बात करें तो ये 1969 में शुरू हुआ था, और ये 1900 माफ कीजिएगा 1969 में शुरू हुआ था और 1974 तक ये रहा था। और पांचवी योजना की हम लोग बात करें तो ये योजना आपका 1974 से
लेकर के 1979 तक ये रहा था। और छठी योजना जो था 1980 से लागू, यहाँ पे फिर एक साल का जो जनता सरकार के द्वारा 1979 से 1980 के बीच में एक रोलिंग प्लान लाया गया था। इस समय सरकार चेंज हो गया था, तो जनता सरकार आ गई थी, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। तो इस समय में ये योजना लाया गया था, रोलिंग प्लान, ठीक है। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम केंद्रित किया गया था। तो कौन सा योजना था आपातकाल के समय में? तो वो था आपका 5वीं, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में। तो इसी समय में ये 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था, ताकि गरीबी, बेरोजगारी, बाकी चीजों पर ध्यान दिया जा सके। तो ये था आप लोगों के लिए इस शिफ्ट का 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन का हम लोगों ने एनालाइज किया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक होलिस्टिक वे में, और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना भी पता हो तो भी कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन में देखा भी। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होता है जिसको याद करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स खास करके बहुत न्यूज में रहता है उस चीज़ को याद करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये उसकी पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले कक्षा में, अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।